हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे कि आज जो क्लास होने वाली है आपका बीपीएससी शिक्षक बहाली पॉलिटी का आपका मैराथन क्लास। जबरदस्त दोस्तों यहाँ पर क्लास होगा और पूरा दोस्तों यहाँ पर हम निचोड़ करते हुए चलेंगे, हर एक सवालों का पूरा ऑपरेशन करते हुए चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, लगभग 1 से सवा घंटे की आपकी ये क्लास होगी और बहुत ही मजा आने वाला है आपको दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था। और सवाल दोस्तों आपको यहाँ से बहुत सारा छपेगा एग्जाम में। और ये दोस्तों पॉलिटी का आपका दूसरा मैराथन क्लास है। पॉलिटी का इससे पहले एक मैराथन क्लासेज आपकी हो गई है, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा ज्योग्राफी का भी आपको मैराथन क्लासेस करवाया गया है, 3-4 क्लासेस ज्योग्राफी का भी करवा दिए हैं। हिस्ट्री का भी आपका दोस्तों हुआ है, बहुत जबरदस्त हुआ है, तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग, है ना। आशा करते हैं आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और एडमिट कार्ड भी आप लोग का 10 अगस्त को दोस्तों एडमिट कार्ड आप लोग का आ जाएगा, है ना। अभी नोटिस आ गया है और जो आपकी एग्जाम होगी वो 2 शिफ्ट में होगी, आपको पता ही होगा, है ना। जो पुरुष हैं उनका होगा दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में और जो महिला है उनका होगा सेकंड शिफ्ट में। तो आज होगा ये आपका पॉलिटी का मैराथन टेस्ट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप पर, अगर आपको पीडीएफ चाहिए। एनसीईआरटी दोस्तों अगर, है ना, एनसीईआरटी अगर आपको ऑब्जेक्टिव पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा। मात्र 251 दोस्तों आपका चार्ज है। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा 6 से लेकर के 10 क्लास तक आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। उसके अलावा जो मैराथन क्लासेस चल रही है इसका भी आपको दोस्तों उसमें मिल जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज का दोस्तों पहला सवाल कह रहा है, फटाफट सभी लोग आ जाइए, है ना, फटाफट आ जाइए। 9 बजे से आपकी डेली क्लास होती है। आज का पहला सवाल कह रहा है दोस्तों कि सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या होता है। सांप्रदायिकता का सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन है अपने धर्म में निष्ठा, अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना, या धार्मिक प्रचार, या फिर धर्मनिरपेक्षता। बताइए फर्स्ट का आंसर क्या होगा, है ना। फर्स्ट यानी सवाल है कि सांप्रदायिकता का दोस्तों सही अर्थ क्या होता है। अगर सांप्रदायिकता का सही अर्थ हम बात करें तो इसका सही अर्थ होता है दोस्तों अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। जी हाँ, इसका सही अर्थ यही होता है कि अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि सांप्रदायिकता दोस्तों धर्म के नाम पर यह घृणा फैलाती है ना। यानी कि इसका कहने का अर्थ यह होता है कि हमारा जो धर्म है यही सबसे अच्छा धर्म है। यानी कि एक विष के समान होता है दोस्तों ये सांप्रदायिकता, जो मानव को, है ना, मानव से घृणा करने के लिए सिखाता है। ठीक है, तो ये हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से गलत बयान कौन सा है। जी हाँ, 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। तो चारों ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप चारों ऑप्शन नहीं पढ़िएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों आपका, है ना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। तीसरा है कि लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं का हल ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। और डी है कि लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से शासन के सामने उपस्थित कर सकते हैं। अब देखिए आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा सही बयान यहाँ पर आपको दिया गया है। सेकेंड का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिएगा। देखिए सेकेंड का आंसर जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि जो लोकतंत्र है ये सामाजिक विभेद के आधार पर देश को किधर ले जाता है, तो विखंडित की तरफ ले जाता है। इसीलिए सामाजिक विभेद हमारे लिए, हमारे समाज के लिए दोस्तों बहुत ही गलत है। बाकी दोस्तों आपका जो ऑप्शन है ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर आपका गलत है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आपका तीसरा नंबर सवाल है, प्रश्न है कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, वो कौन सा देश है दोस्तों जिसको सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका है, बेल्जियम है, युगोस्लाविया है, या फिर भारत है।
तो वो देश हो जाएगा दोस्तों। और ये आपको पढ़ना है 9th-10th एनसीईआरटी बुक में, जितने भी प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं 6 से लेकर के 12 क्लास तक हम कोशिश किए हैं इसी में से आपको क्वेश्चन रहने के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यूगोस्लाविया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही। यूगोस्लाविया में दोस्तों धर्म और जाति के आधार पर सामाजिक विभेद इस हद तक बढ़ गया कि वहां विभेदों की राजनीति ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित करके यूगोस्लाविया को ही खरबूजे की भांति दोस्तों कई टुकड़ों में काट करके रख दिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यूगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 नंबर सवाल है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रथम जो आम चुनाव हुआ था, है ना, अभी जो टोटल कितने चुनाव हो गए हैं आम चुनाव दोस्तों, तो अभी टोटल 17 आम चुनाव हो गए हैं। जो नेक्स्ट वाला चुनाव होने वाला है 2024 में लोकसभा का चुनाव, इसी को कहा जाता है आम चुनाव। तो 2024 वाला जो होगा ये 18वें होगा दोस्तों, है ना। कितने नंबर का होगा, ये 18वां लोकसभा चुनाव होगा। 17वां जो हुआ था दोस्तों आपका 2019 में हुआ था आपका। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रथम कब हुआ था। प्रथम हुआ था आपका 1951-52 में, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1951-52 में हुआ था आपका, है ना। चलिए, अभी वर्तमान में दोस्तों लोकसभा में टोटल कितने जो सदस्य हैं वो निर्वाचित होकर के जाते हैं, तो निर्वाचित जो होकर के जाते हैं वो 543 सीट है लोकसभा में आपका, है ना। 2 सीट आपका राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। ठीक है, तो टोटल सीट कितना है ये लोकसभा में 545 सीट है दोस्तों अभी आपका टोटल सीट है। अगर पूछता कि लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी है, तो अधिकतम हो जाएगा आपका 552 सीटें हो जाएगी आपकी अधिकतम। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 4 नंबर हो गया। 5 नंबर सवाल देखिएगा कि प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है। बताइए दोस्तों कि प्रजातीय जो भेदभाव है ये किसका उल्लंघन है। ऑप्शन है आपको कि स्वतंत्रता का सिद्धांत का, या फिर विधि के सिद्धांत का, या फिर नैतिकता के सिद्धांत का, या फिर सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत का। तो प्रजातीय भेदभाव किसको कहते हैं दोस्तों। प्रजातीय भेदभाव का मतलब होता है सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन आपका। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर आपका डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार, है ना, भारत में जो मौलिक अधिकार है दोस्तों वो टोटल कितने हैं, तो मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में टोटल 6 हैं। कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद भाग कितने में है, तो भाग दोस्तों 3 में इसका वर्णन किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लिया कहाँ गया है, तो यूएसए से आपको ये लिया गया है ना, याद रखना है। 6 मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में है ना। जब स्टार्टिंग में था दोस्तों 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 ईस्वी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका 8 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रश्न है कि किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। बहुत ही अच्छा सवाल है ना। राज्यसभा के दोस्तों कह रहा है कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। देखिए, राज्यसभा में अधिकतम जो सीट होता है दोस्तों वो कितना हो सकता है ये आपको पूछ रहा है। तो अधिकतम जो हो सकता है राज्यसभा में वो कितना होगा, 400 होगा, है ना, या फिर आपका 450 होगा, 500 होगा, या 550 होगा। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो किसी राज्य के विधानसभा में दोस्तों अधिकतम जो सीट है वो 500 आपका हो सकता है। ठीक है, कितना हो सकता है विधानसभा में, तो अधिकतम 500 हो सकता है। सबसे ज्यादा कहाँ है अभी, तो सबसे ज्यादा दोस्तों उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा की सीटें हैं। टोटल कितनी उत्तर प्रदेश में, तो 403 सीट है दोस्तों उत्तर प्रदेश में आपका विधानसभा की, जो सबसे ज्यादा है आपको भारत में। बिहार में कितनी सीटें हैं दोस्तों, तो बिहार में आपको पता होगा 243, है ना। तो 243 सीट है आपका बिहार में। तो बिहार वाला भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए
तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अगर पूछता दोस्तों अधिकतम 500 है, अगर पूछता कि न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, जो जल्दी से बताना है ना, कि न्यूनतम जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी होनी चाहिए, तो 60 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ राज्य हैं छोटे छोटे जो अपवाद है जहां पर 60 से भी कम विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन न्यूनतम कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए आपका। अगला प्रश्न है कि संप्रभुता, सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है, जल्दी से बताइए। सर्वोच्च संप्रभुता जो है किसका अनिवार्य लक्षण है, राज्य का, समाज का, सरकार का या संसद का। 7 का क्या होगा, सर्वोच्च संप्रभुता जो है दोस्तों ये राज्य का अनिवार्य लक्षण है ना, यानी जो आपका आंसर हो जाएगा वो राज्य हो जाएगा। और राज्य के जगह पर अगर दोस्तों जनता दे देता ऑप्शन में, तो जनता भी आपको यहाँ पर ऑप्शन हो सकता था, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, यानी कि सर्वोच्च संप्रभुता जो है ये भारत की जनता में निहित होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। चलिए अब आपको बताना है दोस्तों कि भारत में कैसी शासन प्रणाली है, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है आपकी। संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों कहां से लिए हैं, तो लिया गया है ये ब्रिटेन से आपका, है ना, ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों आपको संसदीय शासन प्रणाली, ध्यान रखिएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 8 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये अनुच्छेद कितने के तहत प्रस्तुत किया जाता है। देखिए जो ये बजट, आप बजट भी कह सकते हैं, लेकिन बजट शब्द हमारे संविधान में उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है ना, इसीलिए यहाँ पर बजट शब्द का उल्लेख हम नहीं किए हैं, है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है, और वार्षिक वित्तीय जो विवरण है इसी को बजट कहा जाता है। और ये अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 112 में, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण को भी इसको कहा जाता है, और ये अनुच्छेद है आपका 112 में, है ना। बजट शब्द जो है दोस्तों ये बुजेट से बना है, आपका फ्रांसीसी शब्द है आपका बजट, है ना। बजट जो है ना ये फ्रांसीसी शब्द है दोस्तों, है ना, ये फ्रांसीसी शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, पूछा जाता है। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, है ना। बजट का अर्थ होता है दोस्तों चमड़े का थैला होता है इसका बजट का अर्थ, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। और इसमें आय व्यय का पूरा लेखा जोखा होता है आपका। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे सबको बच्चों को पता होना चाहिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं इन्हीं को प्रारूप समिति के दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया था। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, आंसर बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अंबेडकर को ही दोस्तों संविधान का जनक भी कहा जाता है ना। अगर पूछा जाए कि संविधान के जनक कौन है, संविधान को लिखे कौन है, तो संविधान का जनक जो है वो अंबेडकर जी ही हैं, यानी कि आंसर हो जाता है आपका BR अम्बेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था भाई साहब। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो इसमें टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर थे, है ना। इसमें सदस्य कितने थे, 7 थे। इसका गठन कब होता है प्रारूप समिति का, जल्दी से बताइए कमेंट करके। गठन होता है आपका 29 अगस्त, है ना। 29 अगस्त दोस्तों 1947 को दोस्तों आपकी इसकी गठन होती है, याद रखना है। अगर पूछता दोस्तों कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो थे आपके BN राव। कौन थे सलाहकार, तो BN राव जो थे वो थे दोस्तों आपके सलाहकार, याद रखना है। और बहुत सारा सवाल यहाँ पर पूछा जाता है, जैसे कि संघ संचालन समिति, जल्दी से बताइए संघ संचालन जो समिति है ना, इसके अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताइए कौन थे संघ संचालन समिति के अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संघ संचालन समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा दोस्तों आपका इसका आंसर।
अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष हो जाएंगे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना है ना। संघ संचालन समिति के अध्यक्ष। अगर पूछता कि संघीय संविधान समिति, है ना, अगर पूछता आपसे कि संघीय, नोट कर लेना है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा नेहरू। और संघ संविधान का था दोस्तों तो राजेंद्र प्रसाद, और संघीय संविधान समिति का था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाता। थोड़ा सा शब्दों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछता है दोस्तों कि झंडा गीत समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए। झंडा गीत, है ना, झंडा गीत समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई साहब? तो झंडा गीत के हो जाएंगे आपके श्यामलाल गुप्ता पार्षद। कौन थे? श्यामलाल गुप्ता पार्षद, है ना, श्यामलाल गुप्ता पार्षद जो थे ये थे झंडा गीत के अध्यक्ष, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? देखिए अगर यहाँ पर शब्द आ जाए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तब हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर बी आर अम्बेडकर नहीं रहता तो आप इसको प्रस्तावना करते, ठीक है। तो याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर जो थे दोस्तों इन्होंने ही, है ना, हमारे जो संविधान है ना, हमारा जो संविधान, कौन से संविधान को ये हृदय एवं आत्मा कहे थे? तो वो है आपका अनुच्छेद 32 को बोला गया था, ठीक है। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार है और इसी को बोला गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ये हमारा क्या है? हृदय एवं आत्मा है हमारे संविधान का, ठीक है, याद रखना है दोस्तों। अनुच्छेद देखिए 32 में दोस्तों 5 प्रकार की रीट की व्यवस्था की गई है ना, 5 प्रकार के रीट की व्यवस्था की गई है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जा सकता है, ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राज्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब की गई थी? जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राज्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा जो हुई थी ये कब हुई थी? ऑप्शन आपके दिया गया है 4, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 24 अक्टूबर 1945, 10 अक्टूबर 1948, 25 जून 1950 या 1 जून 1953। 11 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस की अगर हम स्थापना की बात करें, पूछा जाता है कई बार प्रश्न, तो 10 दिसंबर 1948 हो जाएगा आपका। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 10 दिसंबर 1948 दोस्तों, ठीक है। 10 दिसंबर 1948 हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर है आपका 12 नंबर। कह रहा है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बताइए राज्यसभा में जो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किया जाता है ना, तो इसमें कितनी होती है दोस्तों सदस्य संख्या, है ना। तो बताइए राज्यसभा में दोस्तों सदस्यों की जो संख्या वर्तमान में है कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो है 245, है ना। वर्तमान में कितना है? 245 है और अधिकतम कितना हो सकता है? तो 250 हो सकता है, ठीक है। वर्तमान में है 245 से 245 सदस्य में से दोस्तों आपका, है ना, जो 12 सदस्य हैं ये दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा 12 सदस्य, ठीक है। चलिए और अभी 12 सदस्य इसमें हो जाते हैं आपके राष्ट्रपति के द्वारा और अधिकतम पूछता तो 250 हो जाता आपका। और 225 जो आते हैं सदस्य, 225 सदस्य आते हैं दोस्तों आपके राज्य से, है ना। याद रखना है कि इसमें राज्य से कितने सदस्य होते हैं? 225 होते हैं। और जो 8 सदस्य होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं आपका, ठीक है। 8 सदस्य होंगे आपके केंद्र शासित प्रदेश से, 225 सदस्य होंगे राज्य से और 12 सदस्य होंगे मनोनीत। टोटल हो जाता है आपका 245 सदस्य। और ये आपको याद रखना है कि इनका योग कैसे पुरता है आपका, ठीक है। जो हमारा राज्यसभा है दोस्तों ये कभी भी भंग नहीं होता है ना। ये अस्थाई सदन है ना, ये अस्थाई है दोस्तों, ये कभी भी भंग नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसके जो 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों बाद नए चुने जाते हैं ना, प्रत्येक 2 वर्षों बाद। ये से सवाल कई बार पूछा जाता है, याद रखना है, प्रत्येक 2 वर्षों बाद नए चुने जाते हैं। और दोस्तों इसके जो सदस्य होते हैं, सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल अगर पूछा जाए तो उनका कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष, ठीक है। उनका कार्यकाल होता है आपका 6 वर्षों का होता है ना। चलिए जी, तो इतना सवाल आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलिए कि आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की
सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। देखिए उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो दोस्तों न्यायाधीश होते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की जो आयु होती है वो होती है आपको 65 वर्ष। कितनी होती है? 65 वर्ष होती है आपकी, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों आपका 65 वर्ष। ठीक है, चलिए उच्चतम न्यायालय जो है ये अनुच्छेद कितने में है? तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 214 में है। अगर आपको पूछता तो सॉरी उच्चतम न्यायालय ने पूछ रहा है 124 में, दोस्तों मैंने उल्टा बोल दिया। उच्चतम न्यायालय जो है ये 124 में है। अगर पूछता दोस्तों उच्च न्यायालय, अगर उच्च न्यायालय पूछता तब हो जाता आपको 214, है ना। उच्च न्यायालय है आपका 214 में और आपका उच्चतम न्यायालय है आपका 124 में आपका। ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है ना। ये 124 में आपका उच्चतम है, 214 में आपका उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 नंबर, कह रहा है कि प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर विवाहित समूह का सदस्य ना होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था। अब बताइए ये अधिनियम कौन सा था? ये अधिनियम आपसे पूछ रहा है कि वो प्रथम अधिनियम कौन सा था जिसके अंतर्गत अपने अंतर विवाह समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला कौन था? तो ये जो दोस्तों अधिनियम था इसको कहा जाता था आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम, है ना। ये कौन सा अधिनियम था? आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता दोस्तों आपका, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 15 नंबर, कह रहा है कि संविधान की संकल्पना का उद्देश्य सबसे पहले कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, तो संविधान की संकल्पना की अगर हम बात करें है ना, तो सबसे पहले जो संविधान लिखा गया था ना वो यूएसए का संविधान लिखा गया था, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। संविधान जो यूएसए का है ना बहुत छोटा संविधान है ना। हमारा संविधान दोस्तों इतना पेचीदा है सोच नहीं सकते, हम लोग को रटते रटते याद करते करते है ना बहुत कम ही लोगों को पूरा संविधान याद होगा, है ना। बहुत कम ही लोगों को जितना लंबा चौड़ा संविधान है। ठीक है, हम लोग को भी वही याद है जो दोस्तों हमारे लिए उपयोगी होता है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग भी उसी को याद करते हैं। अब एक से लेकर के दोस्तों है ना 400-450 लगभग अभी अनुच्छेद हो गया है टोटल, सबको याद नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें से कम 100 अनुच्छेद आपको याद रहना चाहिए जो आपको पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर अमेरिका को देख रहे हैं, अमेरिका में मात्र दोस्तों 7 अनुच्छेद है, मात्र 7 अनुच्छेद है अमेरिका में। और अमेरिका का संविधान जो है विश्व का सबसे छोटा संविधान है, मात्र इसमें 7 अनुच्छेद है। और भारत का अनुच्छेद को देख लेते हैं तो 395 अनुच्छेद था जब ये बना था, और इसमें 8 अनुसूचियां थी उस समय और 22 इसमें भाग था दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में अगर हम बात करें अनुच्छेद तो जोड़ते जोड़ते दोस्तों ये 450 से ज्यादा हो गया है, और अनुसूची हमारा 12 हो गया है और भाग हमारा 22 है ना। भाग भी दोस्तों ऐसे 25 हो गया, लेकिन इसमें जो मेन भाग है वो मेन भाग आपका 22 ही है, ए बी सी डी कर करके है ना, ये 25 हो गया है, लेकिन मेन भाग आपसे पूछा जाता है ये आपका 22 ही है आपका। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन की जो संविधान है ना, सोच लीजिए ब्रिटेन की संविधान है ही नहीं, मतलब कि वहां दोस्तों कुछ भी लिखा नहीं गया है, वो मौखिक संविधान है। ठीक है, अलिखित संविधान है। पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि किस देश की संविधान अलिखित है, लिखा ही नहीं गया है। सोचिए क्या ब्रिटेन मतलब क्या शासन वहां खराब चल रहा है? अच्छा चल रहा है, पूरा दुनिया पर राज किया भाई साहब, और यहाँ का संविधान में कुछ नहीं लिखा है। और हमारे संविधान में इतना कुछ लिख दिया है, तो क्या हमारा देश अच्छा भी चल रहा है कि ब्रिटेन अच्छा चल रहा है? सोच लीजिए, संविधान बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, कुछ नहीं होता है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। हमको राजनीतिक में फिलहाल अभी नहीं पढ़ना है ना, अभी हमको तैयारी करना है हम लोग को। ठीक है, चलिए जब होगा राजनीतिक तब देखा जाएगा, है ना। चलिए जी अगला प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 16 नंबर। 16 नंबर है कि संविधान के प्रश्न कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन करता है? देखिए संसद के दोनों सदनों के बैठकों का सभापतित्व कह रहा है दोस्तों कौन करता है, तो बैठकों का सभापतित्व कौन करेगा भाई साहब? आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब देना है ना। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जी हाँ, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, याद रखना है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये दोनों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। और ये दोस्तों संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है?
अगर ये बुलाता कौन है, तो बुलाते हैं दोस्तों आपके राष्ट्रपति बुलाते हैं ना। अनुच्छेद कितने के तहत बुलाते हैं ये, तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं, है ना। और लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्षता करते हैं आपका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, है ना। चलिए अभी तक दोस्तों संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया गया है, तो अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद कितनी अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। अब देखिए जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात की बात घटना हुई है, तो चलिए राष्ट्रीय आपात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपात तो आपको पता है कि भारत में 3 प्रकार के आपातकाल है ना। 3 प्रकार के आपातकाल में जो सबसे पहला आपातकाल है वो राष्ट्रीय आपात है, अनुच्छेद 352, ठीक है। तो अनुच्छेद 352 जो है दोस्तों, है ना, कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद कितनी अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। तो कितनी अवधि के भीतर अनुमोदन प्रदान नहीं करेगा तो दोस्तों वो जारी नहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 माह, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका 1 माह, ठीक है, याद रखना है ना, 1 माह। और भारत में देखिए 3 प्रकार के आपातकाल है। दूसरा जो आपातकाल है वो है आपका 356 राष्ट्रपति शासन, और तीसरा जो आपातकाल है दोस्तों वो है आपका 360 वित्तीय आपात। वित्तीय आपात दोस्तों भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। 356 आपका बहुत बार लग चुका है, और 352 आपका मात्र अभी 3 बार लगा है, ठीक है। एक तो हुआ था जब आपका चीन से युद्ध हुआ था उस समय लगा था, एक बार जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 71 में उस समय लगा था, और एक बार दोस्तों 75 में जब आंतरिक अशांति की वजह से आपको राष्ट्रीय आपात लगा था आपका। तो 3 बार आपको राष्ट्रीय आपात लग गया है, ये आपको ध्यान रखना है, 62 में, 71 में और 75 में आपका दोस्तों, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर आपका 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। अब देखिए वो कौन से राष्ट्रपति हैं जो लगातार दोस्तों 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पे रहे थे, पद पर रहे थे। तो बहुत ही आसान सवाल है, वो हमारे कौन थे, राष्ट्रपति के पद पर कह रहा है, तो वो हो जाएंगे दोस्तों आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, ये बिहार के दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना। तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दोस्तों ये राष्ट्रपति बने थे आपको 26 जनवरी 1950, है ना। 26 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रपति बने थे। तो 1950 से लेकर के दोस्तों ये 62 तक दोस्तों ये राष्ट्रपति रहे थे आपका, है ना। आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछता प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन हो जाएगा आपका, उपराष्ट्रपति थे आपका, है ना, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। और ये भी लगातार दोस्तों 2 कार्यकाल तक आपको उपराष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। और 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति रहने के बाद दोस्तों ये क्या बनते हैं, तो उसके बाद दोस्तों ये राष्ट्रपति बन जाते हैं आपके, ठीक है। और इनके बाद जब राष्ट्रपति जब बनते हैं एस राधा कृष्णन के बाद राष्ट्रपति कौन बनता है, तो जाकिर हुसैन बनते हैं, ठीक है। जाकिर हुसैन बनते हैं, और जाकिर हुसैन वो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे दोस्तों, जिनके दोस्तों कार्यकाल के समय ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी आप यहाँ से पूछा जाता है, उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये वही एस राधा कृष्णन है जिनके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और हमारा भी जो जन्मदिन है वो 5 सितंबर ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं आपका 19 नंबर कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार भाग कितने में दिए गए हैं। बहुत आसान सवाल है। मौलिक अधिकार दोस्तों, मौलिक अधिकार से ना आपको 1 सवाल 2 सवाल एग्जाम में जरूर पूछेगा, याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है अनुच्छेद 21 के ए वाला, कई बार पूछा गया है अनुच्छेद 21 के ए वाला, याद रखना है। अनुच्छेद 21 के ए कब जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन दोस्तों 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था, 21 के ए जोड़ा गया था आपका। और इसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा आपको जोड़ा गया था इसमें, ठीक है। मौलिक अधिकार भाग की बात करें तो भाग 3 में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है, 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन किया है, यूएसए से आपको इसको लिया गया है। तो ये सारे सवाल तो आपको पता ही होगा। अभी दोस्तों हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, तो अभी हमारे संविधान में मौलिक अधिकार अभी आपका 6 मौलिक अधिकार है ना। एक 7वां मौलिक अधिकार हमारा समाप्त कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में, और उसको अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है आपको, है ना, कानूनी तौर पर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा 20 नंबर कि भारत के संविधान लागू कब हुआ था। देखिए ये संविधान लागू कब हुआ था, तो संविधान तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान बन करके तैयार हो गया था आपको 26 नवंबर 1949 को, यानी कि अंगीकृत कब हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ 26 जनवरी 1950
1950 को क्यों लागू हुआ था? क्योंकि दोस्तों 26 जनवरी 1930 को पहली बार दोस्तों है ना, पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था कांग्रेसी के द्वारा, और इसी वजह से उसी दिन दोस्तों इसको लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, हमारे संविधान को बनने में कितना साल लगा? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था दोस्तों, है ना। 2 साल 11 माह है ना, और आपको 18 दिन लगा था, आपको संविधान को बनने में लगा था, टोटल समय लगा था आपका। अगला सवाल चलते हैं आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 21 नंबर। 21 सवाल है कि 21 भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं के रूप में मान्यता प्राप्त है? जी हाँ, वर्तमान में अगर हम भाषा की बात करें तो टोटल कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है आपको, देखिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, आपको 22 भाषा, है ना। वर्तमान में कितनी भाषा को मान्यता है? तो 22 भाषा को आपको मान्यता है दोस्तों, है ना जी। तो याद रखना है आपको। और जब संविधान बना था तो उस समय कितनी भाषा थी? तो 14 भाषा था उस समय, ठीक है। लेकिन वर्तमान में ये भाषा बढ़कर के कितना हो गया है? आपको 22 भाषा हो गया है वर्तमान में। सबसे पहले जोड़ा गया था आपको सिंधी, उसके बाद जोड़ा गया नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और उसके बाद जोड़ा गया था दोस्तों संथाली, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, आपको अब जोड़ा गया था। तो टोटल अभी हो जाता है 22 भाषा हमारे संविधान में, याद रखिएगा, है ना। और ये अनुसूची कितने में है? तो 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों आपका सवाल नंबर 22 नंबर। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या कितनी हो गई है? देखिए हमारे संविधान में देखिए बहुत सारे संशोधन हुए, है ना। जब संविधान बना था दोस्तों और जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, है ना, तो 1 साल के बाद ही दोस्तों इसमें पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में आपका। और 1951 में संशोधन होता है, प्रथम संविधान संशोधन होता है आपका 1951 में दोस्तों। और इसी में जोड़ा गया था आपका 9वीं अनुसूची, है ना। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून के संबंधित कुछ कानून था, है ना, तो ये जोड़ा गया था आपका, है ना। यानी कि 1 साल भी नहीं चल सका और इसमें कुछ संशोधन करना पड़ा 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन। ये पूछ रहा है आपको कि वर्तमान में दोस्तों, है ना, कितने संविधान संशोधन हमारे संविधान में हो गया है? तो हमारे संविधान में अभी दोस्तों 105 संविधान संशोधन हो गया है। ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका, 105 संविधान संशोधन दोस्तों आपका। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल चलते हैं। आपका सवाल नंबर है आपका 23 नंबर। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? जो अनुसूचित जनजाति है यानी कि एसटी के लिए दोस्तों, है ना, एसटी के लिए पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग जवाब देना है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 338 के ए आपका, बिल्कुल सही जवाब। अनुच्छेद जो हो जाएगा 338 के ये में क्या क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं अनुच्छेद 338 जो है 338 में ए में दिया गया है दोस्तों अनुसूचित जनजाति, और 338 में क्या है? 338 में है दोस्तों अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। 338 में क्या है? अनुसूचित जाति यानी कि एससी के बारे में, और अनुसूचित जनजाति के बारे में 338 ए में किया गया है दोस्तों। ये दोनों आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलिए आपका प्रश्न नंबर 24 नंबर है। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, छपेगा ये सवाल दोस्तों एग्जाम में, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के द्वारा दोस्तों राज्यों द्वारा, है ना, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में, है ना, जो बच्चे की मातृभाषा है उसमें प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए। ये अनुच्छेद कितने में कहा गया है? तो अब देख लीजिए 4 ऑप्शन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 350 के ए में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 350 के ए में राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को दोस्तों उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 350 के ए में, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। कह निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? जी हाँ, संविधानेतर संस्था कौन सा है दोस्तों?
है ना। तो संविधानेतर संस्था कौन सा है? ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, चुनाव आयोग। देखिए संघ लोक सेवा आयोग तो हमारे संविधान में इसका वर्णन किया गया है, वित्त आयोग का भी हमारे वर्णन किया गया है, चुनाव आयोग का भी वर्णन किया गया है, लेकिन योजना आयोग दोस्तों इसका वर्णन नहीं है ना। योजना आयोग की जो स्थापना होती है, स्थापना हुई थी कब? 15 मार्च 1950 को दोस्तों इसकी स्थापना होती है ना। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, यानी कि जो योजना आयोग है ये हमारा संविधानेतर संस्था था ये था दोस्तों, है ना, क्योंकि अब ये खत्म हो गया है। इसी के जगह पर क्या आ गया है? तो नीति आयोग आ गया है आपका इसी के जगह पर, और 1 जनवरी 2015 से, है ना, 1 जनवरी 2015 से आपको नीति आयोग लागू हो गया है, याद रखना है, ठीक है। तो योजना आयोग का गठन हुआ था कब? 15 मार्च 1950 को, और मंत्रिमंडलीय आदेश से दोस्तों एक असंवैधानिक संस्था के रूप में इसको गठन किया गया था, क्योंकि ये संविधान में इसका वर्णन नहीं है, इसीलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। अगर पूछते कि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद कितने में है, तो संघ लोक सेवा आयोग जो है ये अनुच्छेद 315 में है आपका, है ना। संघ लोक सेवा आयोग कई बार पूछा गया है दोस्तों। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, है ना। अनुच्छेद 315 में है। वित्त आयोग अनुच्छेद कितने में है? तो 280 में है दोस्तों आपका वित्त आयोग, है ना। और चुनाव आयोग अनुच्छेद कितने में है? जल्दी से बताइए। चुनाव आयोग 324, है ना, 324 में है आपका चुनाव आयोग है, ध्यान रखना है आपको, कई बार पूछा गया है। अगला सवाल है आपका 26 नंबर, कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 124 में किसका वर्णन किया गया है? बहुत ही आसान सवाल है, जबरदस्त प्रश्न है। तो भारत के जो संविधान है दोस्तों, अनुच्छेद 124 में इसी में किया गया है दोस्तों आपका एससी का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का, है ना। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट का इसमें वर्णन किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर संघीय न्यायपालिका, है ना। इसी को कहेंगे संघीय न्यायपालिका, है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, संघीय न्यायपालिका इसी को कहते हैं। संघीय न्यायपालिका दोस्तों, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में अभी टोटल कितने न्यायाधीश हैं? तो उसमें एक आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, एक के अलावा दोस्तों 33 अन्य न्यायाधीश हैं, यानी कि टोटल अभी 34 न्यायाधीश हैं, याद रखना है। अगर टोटल पूछेगा दोस्तों तो टोटल में आपको 34 मारना है, अगर मुख्य पूछेगा तो 1, अन्य पूछेगा तो 33 पूछेगा, 33 आपको मारना है दोस्तों, ठीक है। तो टोटल 34 आपका अभी वर्तमान में न्यायाधीश हैं, एक मुख्य हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका प्रश्न नंबर 27 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? अब देखिए भारत की जो संचित निधि है ना, भारत की संचित निधि से बहुत सारे लोगों को क्या दिया जाता है? वेतन और भत्ता दिया जाता है। और वो पूछ रहा है कि वो कौन से लोग हैं जिसको वेतन भत्ता नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन है तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति को मिलता है किससे? तो संचित निधि से मिलता है। भारत के महान्यायवादी का वेतन और भत्ता नहीं भैया, महान्यायवादी को दोस्तों संचित निधि से नहीं मिलता है। उसके अलावा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता ये भी मिलता है आपको संचित निधि से, और लोकसभा के जो अध्यक्ष का वेतन भत्ता होता है ये भी संचित निधि से ही मिलता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। गलत हमसे पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, कि महान्यायवादी जो हैं इनका वेतन और भत्ता दोस्तों संचित निधि से नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए भारत का संचित निधि दोस्तों अनुच्छेद कितने में है? तो संचित निधि जो अनुच्छेद है वो आपका 266 में है, आपका 266 में इसका वर्णन किया गया है, ध्यान रखना है। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है ना, आपका राज्यपाल है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, निर्वाचन आयुक्त हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, ये जितने सारे मैंने नाम लिया दोस्तों, इन सभी का जो वेतन और भत्ता मिलता है वो संचित निधि पर भारित होता है, याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 28 नंबर। 28 नंबर है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? बताइए भारत के वो कौन सा अनुसूची है जिसमें राज्यों में दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन किया गया है? तो अनुसूचित से संबंधित आपको मैंने बताया था कि 5 कैसे लिखाता है? 5 लिखाता है दोस्तों आपको इस प्रकार से, है ना। 5 लिखाता है, एस की तरह लिखाता है, यानी कि अनुसूचित हो जाएगा एस टी, यानी कि एस टी किस में हो जाएगा? 5 में हो जाएगा। 5 कैसे लिखाता है? एस की तरह, और एस का मतलब अनुसूचित जाति, ठीक है। तो अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए दोस्तों किस में किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है, याद रखना है आपको, है ना।
है ना 5वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में क्या है जी, तीसरी अनुसूची में दोस्तों आपका शपथ ग्रहण है। किसका शपथ है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, राज्यपाल, इन सभी लोगों का शपथ किस में है, तो तीसरा में है। दूसरा में अगर पूछता तो दूसरा में क्या है दोस्तों, आपका वेतन है ना, दूसरा में क्या है, वेतन और भत्ता है दूसरा में। और पहला में क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं पहला अनुसूची में, है ना, तीसरा हो गया। चौथा में क्या था, तो राज्यों में, है ना, प्रतिनिधित्व, है ना, राज्यों में सीटों का प्रतिनिधित्व है आपका। ठीक है, पांचवा में क्या था दोस्तों, पांचवा में आपका SC ST है। छठा में क्या था दोस्तों, तो छठा में था दोस्तों AMTM, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा छठा में। सातवां में क्या था दोस्तों, तो सातवां में था दोस्तों 3 गो, है ना, 3 गो कौन था, तो एक था संघ सूची, एक था राज्य सूची और एक था समवर्ती सूची। तो ये 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची, 7वीं अनुसूची में 3 सूची है। और आपका 8वीं में क्या है, तो 8वीं में आपका दोस्तों भाषा, है ना, 8वीं में क्या है आपका भाषा है। और 9वीं में क्या है दोस्तों, 9 से नियम होता है, तो 9वीं में हो जाएगा भूमि सुधार नियम। और 10वीं में क्या है दोस्तों, तो 10वीं में हो जाएगा आपका दल बदल। 10वीं में क्या है, दल बदल है। 11वीं में क्या है आपको, पंचायती राज है। और 12वीं में क्या है आपको, नगर निगम है। ये सारे आपको याद होना चाहिए। अब 9वीं जो अनुसूची जोड़ा गया था ये दोस्तों पहला संविधान संशोधन के तहत। अब 10वां जो अनुसूची जोड़ा गया था ये 52वां संविधान संशोधन के तहत। 11वीं जो अनुसूची जोड़ा गया था दोस्तों ये आपको कईवीं अनुसंधान संशोधन 73वां के तहत आपको 11वां अनुसूची। और 12वां जो अनुसूची जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये सारे आपको दोस्तों अनुसूची याद होना चाहिए। मैं 12वां अनुसूची आपको यहाँ पर बता दिया और यहाँ से एक सवाल आपको पूछेगा 100%। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 29 नंबर कि निम्न में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न क्या कह रहा है, गौर फरमाइएगा कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए जल्दी से। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको पता चल गया होगा जवाहरलाल नेहरू, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे दोस्तों ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आपके आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर आपका C हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों संघ संविधान समिति तो जवाहरलाल नेहरू हो गया। प्रारूप समिति कौन थे, तो प्रारूप समिति अभी ना बताए थे आपको BR अम्बेडकर जी। प्रारूप समिति हो जाएगा आपका BR अम्बेडकर, है ना। अगर पूछा झंडा समिति तो झंडा समिति आपका JB कृपलानी हो जाता आपका। ठीक है, झंडा समिति आपका। उद्देश्य प्रस्ताव समिति तो उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू जी किए थे, है ना। और राज्य संविधान समिति अगर पूछता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाता, याद रखिएगा आपका। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 30 नंबर। प्रश्न कह रहा है भाई साहब कि कौन सा कथन सही है, तो चारों कथन पढ़िए तबे जवाब दीजिएगा, नहीं तो लोटा डूब जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। अगला ऑप्शन है सही पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, बिल्कुल ठीक है बात है। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय संविधान के सदस्य थे, संविधान सभा के, बिल्कुल गलत बात है, ये संविधान के सदस्य नहीं थे। अगला है कि भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ था, ये भी गलत है। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 47 में नहीं हुआ था। अगला है दोस्तों कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत हुआ था, नहीं लागू हुआ था, तो डी भी गलत, सी भी गलत। ऑप्शन नंबर आपका भाई साहब ए हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई भी रोक इसमें नहीं सकता है। हम चलते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई। देखिए भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्योंकि हमारे मूल संविधान में नहीं था, है ना। अगर एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, अधिकतर लोग गलत मार देते हैं, क्योंकि मूल संविधान में हमारा मौलिक कर्तव्य था ही नहीं। इसको तो जोड़ा गया था आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 में, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाता, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता, है ना। 1976 में जोड़ा गया था आपको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, है ना, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर दोस्तों इसको जोड़ा गया था आपको।
जब ये जोड़ा गया था तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, है ना, 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में कितने हैं? ये 11 है। 11वां कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में दोस्तों जोड़ा गया था आपको, जिसमें कहा गया था कि 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 32 नंबर कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था मेरे भाई साहब, है ना, 1976 में, या फिर आपका ऑप्शन दिया गया है 1978 में, 71 में या 77 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा 1978 में। 44वें संविधान संशोधन होती है आपका 1978 में। और संपत्ति के अधिकार, जी हाँ, इसके पहले क्या था? आप जितनी संपत्ति रख सकते हैं, ये मौलिक अधिकार था, लेकिन दोस्तों 1978 के बाद ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। आप अगर ज्यादा संपत्ति रखिएगा तो भैया क्या होगा ये आपको पता है ना। इसको जो यहाँ से हटा करके इसको रख दिया है दोस्तों अनुच्छेद 300 के ए में इसको रख दिया है। 300 के ए कहिए या फिर 300 के क कहिए, दोनों बतिया बराबरे है ना। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 1978 दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? देखिए हमारा जो संविधान है दोस्तों, है ना, ये 6 प्रकार के मौलिक देता है आपको, है ना, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार ये इससे प्राप्त होता है। और 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट करके फटाफट बताना है कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। जल्दी से बताइए कमेंट कर करके 6 गो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। आंसर क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद आपका 12 से 35 तक भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है ना। तो ध्यान रखना है। भाग 3 को दोस्तों क्या कहा जाता है? भाग 3 को दोस्तों भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों भाग 3 को, है ना। याद रखना है, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 34 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की विधाएं हैं। जो अधिकार है हमारा, है ना, जो हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये सामाजिक जीवन की विधाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता। यह कथन किसका है? रट लीजिएगा दोस्तों कि अधिकार सामाजिक जीवन की विधाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? जॉन लॉस्की का है। जी हाँ, ये कथन जो है ये लॉस्की का है। आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। लॉस्की दोस्तों ऐसे लिखाएगा आपका, है ना, लॉस्की जी ऐसे लिखाएंगे, ये गलत लिख दिया है। ऑप्शन हो जाएगा लॉस्की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। निम्न में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है? तो लोकतंत्र के विस्तार में सहायक कौन नहीं है? जनता का संघर्ष तो सहायक है ही दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया लोकतंत्र के लिए, तब जाकर के हमें ये सफलता मिली। लेकिन आजकल के ज़माने में दोस्तों फिर से हमारा देश दोस्तों गुलाम की ओर जा रहा है, जिस अनुसार से यहाँ के नेताएं कर रहे हैं, है ना। आगे है कि उपनिवेश की स्वतंत्रता, ये भी आपका नहीं होगा। विदेशी शासन का आक्रमण, ये कैसे सहायक हो सकता है? ये सहायक कभी नहीं हो सकता है। आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। स्वतंत्रता के लिए जनता की इच्छा, ये भी आपका ठीक है। अगला सवाल है आपका 36 नंबर, कह रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों, नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा था। तो नेपाल में दोस्तों लोकतंत्र के संघर्ष के संबंध में जो सही कथन है वो क्या हो जाएगा? नेपाल में संघर्ष में नेपाल नरेश की सहमति, संघर्ष में एक राजनीतिक दल का नेतृत्व, संघर्षों को सफल बनाने के लिए विदेशी आक्रमण, 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन, ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। भारत के पड़ोसी देश नेपाल है और वहां पर 6 अप्रैल 2006 से दोस्तों 7 राजनीतिक दल के गठबंधन द्वारा जबरदस्त आंदोलन चलाया गया था और इस आंदोलन में अंततः सफलता भी मिली थी, है ना। याद रखना है 2006 में और फिर 2008 में जाकर के दोस्तों वहां लोकतांत्रिक शासन स्थापित होती है। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है हिंद स्वराज, और किसको नहीं पता होगा कि ये हिंद स्वराज है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की ये पुस्तक है।
है ना, हिंद स्वराज। और ये दोस्तों कब लिखा गया था, तो 1909 ईस्वी में लिखा गया था। 1909 ईस्वी किससे संबंधित है, मार्ले मिंटो से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। 1909 में जो ये लिखा गया था, ये किस भाषा में लिखा गया था, तो दोस्तों गांधी जी कहाँ के थे, गांधी जी गुजरात के थे, इसीलिए लिखे थे गुजराती भाषा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो पुस्तक लिखे थे दोस्तों हिंद स्वराज, इन्होंने दोस्तों यात्रा के समय लिखे थे, है ना। ये इंग्लैंड से कहाँ जा रहे थे, इंग्लैंड से जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका, तो बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम, तो इन्होंने दोस्तों हिंद स्वराज लिख दिया बैठे बैठे। क्योंकि देखिए अब पानी वाले जहाज से जाएंगे तो 6 महीना लग जाता था जाने में, तो 6 महीना ना कोई बात करने वाला ना कोई कुछ करने वाला, है ना, एक ही आदमी से कितना बात करेगा, तब बेचारे अपने लिख रहे थे, लिखते लिखते हिंद स्वराज इन्होंने लिख दिया। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी, गुजराती भाषा में लिखे थे, 1909 में ये दोस्तों आपको लिखे थे। आपका अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 38 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। वो कौन थे जिन्होंने राजनीति की तुलना किससे कर दिए, तो स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध से किए हैं। आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दिया गया है बर्नार्ड क्रिक, JCB मिलर, डेविड ईस्टन, हैरोल्ड डी लॉसवेल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बर्नार्ड क्रिक। जी हाँ, बर्नार्ड क्रिक दोस्तों राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से किए हैं। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक बात है। अगला प्रश्न है आपका, प्लेटो की पुस्तक का नाम बताना है आपको। जी हाँ, प्लेटो, तो प्लेटो पुस्तक लिखे थे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, द रिपब्लिक, है ना, द रिपब्लिक इनकी पुस्तक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा प्लेटो, है ना। चलिए, अरस्तु की कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक है, जल्दी से बताइए दोस्तों। अरस्तु की एक महत्वपूर्ण पुस्तक का क्या नाम है, तो पॉलिटिक्स, है ना। पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स लिख लीजिए, पॉलिटिक्स जो है ना, ये किसकी पुस्तक है, अरस्तु की है, कई बार पूछा गया सवाल है। और अगर पूछे दोस्तों अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, जल्दी से बताइए कमेंट करके, अर्थशास्त्र किसकी है, तो अर्थशास्त्र हो जाएगा आपका विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, जो कहिए सब एक ही है, तो अर्थशास्त्र हो जाएगा आपका विष्णुगुप्त का आपका, ठीक है। कौटिल्य कहिए, चाणक्य कहिए, सब एक ही व्यक्ति थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री आपका, ठीक है। चलिए जी, अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 40 नंबर सवाल कह रहा है कि किसने कहा है, क्या कहा है कि राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत जबरदस्त सवाल है ये, किसने कहा था दोस्तों, किसने कहा था वाला सवाल जो है ना, कथन वाला सवाल आपको 2-3 जरूर पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि ये वाला सवाल ना बहुत कम ही लोगों को याद रहता है, क्योंकि ये याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना। तो याद रखिएगा कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कहने वाले थे आपके अरस्तु। कौन कहे थे आपके, अरस्तु। और अरस्तु की एक महत्वपूर्ण पुस्तक कौन थी, पॉलिटिक्स, याद रखिएगा आपका, ठीक है। अरस्तु जो थे दोस्तों, ये कहाँ के थे, तो ये यूनान के थे आपके, ठीक है। यूनान के दोस्तों ये दार्शनिक थे, है ना, यूनान के दार्शनिक थे, जिनके गुरु कौन थे, तो प्लेटो थे आपका, ठीक है। तो अरस्तु के गुरु प्लेटो, याद रखना है दोस्तों, अरस्तु के गुरु प्लेटो, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये रहा आज का टेस्ट, कैसा लगा आप लोग को बताना है कमेंट करके, है ना। तो ये आज पॉलिटी का आपको टेस्ट नंबर आपका दूसरा था, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे नंबर पर ओनली 251 में, है ना। आपके पॉलिटी के अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, सभी को दोस्तों NCERT आपको करवा दिया गया है। अगर आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव तो आपको मिल जाएगा क्लास 9-10 के सामाजिक विज्ञान के बच्चे के लिए, ठीक है। एग्जाम आ गई है नज़दीक, अब 15 दिन आपके पास मात्र समय है। इस 15 दिन में जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर अपना सोते रहिएगा, है ना। तो अभी दोस्तों आप लोग मेहनत जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ही ज़्यादा फायदा करेगा। कम से कम आपको दोस्तों डेली 10 घंटा तो पढ़ना ही है, कम से कम। तो 15 दिन अभी आपके पास बच रहा है, यानी कि 150 घंटा आपके पास समय है कम से कम पढ़ने के लिए। अधिक से अधिक तो आप दोस्तों 18 घंटा भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा भी मत पढ़िएगा, नहीं तो बीमार उमार पड़ जाइएगा, तो फिर एग्जाम के समय गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। थोड़ा बहुत सोना भी जरूरी है ना, 6 घंटा सोना भी जरूरी है, ठीक है। और
थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस कीजिए और रिवीजन कीजिए, है ना। अब कुछ नया चीज़ मत पढ़िएगा, अब रिवीजन करिएगा। जो पढ़ चुके हैं पीछे, जो पीडीएफ आप लोग को दे दिए हैं, उसको बस रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और जो अगर आपने नोट बनाया है, ठीक है, जो क्वेश्चन का नोट बनाया है, तो उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपसे बार बार टेस्ट देते हैं फिर भी वो गलत हो जाता है ना। ऐसा होता है ना कि कोई क्वेश्चन आता है बार बार, आज टेस्ट दिए, आज फिर गलत हो गया, और 4 दिन बाद वो क्वेश्चन आया फिर गलत हो गया। कारण क्या है? आपने उस पर गौर नहीं किया था, आपका वो कंफ्यूजन रह गया, है ना। तो जो ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन रहे उसको दोस्तों आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है और एग्जाम में फिर समझ में आता है, लो ये क्वेश्चन तो हमसे कंफ्यूजन में आ गए, है ना। अब आपको पढ़ा हुआ क्वेश्चन है लेकिन आप कंफ्यूजन में चल गए कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा, का होगा। तो इस ऐसा क्वेश्चन को आप उसको डायरी में जो लिखे हैं या नहीं लिखे हैं तो उसको लिख लीजिएगा, है ना। तो उसको 1-2 बार ध्यान से देख लीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चन से ना दूसरे क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, ऑप्शन छांटने में सहूलियत मिलता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एग्जाम में 4 ऑप्शन पढ़ना है, 5 ऑप्शन रहेगा आपको ना, तो 5 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, है ना। अब देखिए इस बार क्या करता है, क्योंकि 68वीं बीपीएससी में क्या किया था ना, 68वीं बीपीएससी का आप लोग को हाल बता रहे हैं बीपीएससी के द्वारा, क्योंकि बीपीएससी दोस्तों हमेशा एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहती है। ठीक है ना। बिहार ऐसा है ना कि सबसे पहले प्रयोग कौन करता है? बिहार करता है। 5 ऑप्शन कौन लाया? तो बिहार ही लाया। लेकिन 68वीं बीपीएससी में दोस्तों थोड़ा सा और प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था कि माइनस मार्किंग तो इसमें किया ही गया, माइनस मार्किंग के अलावा क्या किया गया कि दोस्तों आपका एक ऑप्शन रहेगा, दूसरा ऑप्शन रहेगा, तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका, है ना। मान लीजिए एग्जाम में पूछ रहा है आपको कि भारत की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन 1 में दिया गया है नई दिल्ली, ऑप्शन में बी में दिया गया है लखनऊ, ऑप्शन सी में दिया गया है पटना, और ऑप्शन दोस्तों 4 में दिया गया है इनमें से एक से अधिक, और ऑप्शन 5 में रहेगा इनमें से कोई नहीं। ऐसे पूछा है, यानी कि चौथा ऑप्शन में दे देगा इनमें से कोई नहीं, और 5वां ऑप्शन में दे देगा इनमें से एक से अधिक दे देगा, है ना। पहले क्या रहता था कि पहले दोस्तों चौथा ऑप्शन में कोई और नाम रहता आपका, और 5वां ऑप्शन में रहता था दोनों कि एक से अधिक और एक कोई नहीं, इस प्रकार से रहता था। लेकिन 68वीं बीपीएससी का आप क्वेश्चन उठा करके देखिएगा तो थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव किया गया था। अब हमको देखना है कि इस बार बिहार टीचर वाला कैसे पूछता है, क्योंकि टीचर वाला में भी हमको यही लग रहा है कि 3 ऑप्शन रहेगा आपका, है ना, 1, 2, 3 रहेगा, और चौथा ऑप्शन में क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं, और 5वां ऑप्शन में रहेगा एक से अधिक, है ना। अगर ऐसा पूछता है ना तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। आसान क्यों होगा? क्योंकि आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 में से ही आपको ऑप्शन को छांटना है। ठीक है, चौथा में क्या है, इनमें से कोई नहीं, और 5वां में क्या है, इनमें से एक से अधिक। और आप देखिएगा कि 120 जो सवाल है ना, 120 को गोली मारिए अभी। अगर हम यहाँ पर बीपीएससी लिखते हैं 68वीं बीपीएससी, तो 68वीं बीपीएससी का ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन 5 नंबर दोस्तों आंसर बहुत कम होता है, क्योंकि जो अधिकतर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, है ना। ये दोनों दिया गया है आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए। ठीक है, ये दोनों जो दिया गया था 68वीं में कंफ्यूजन में डालने के लिए। अब देखिए इसमें क्या करता है, ये थोड़ा सा देखना, अगर इस प्रकार से रहा तो थोड़ा सा आसान ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 में से आपको एक ऑप्शन आंसर चुनना है, तो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से थोड़ा बहुत सेट भी आप बना लीजिएगा 2-4 को। ठीक है, सेट भी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मार्केट में बहुत सारा ऐसे मार्केट में किताब लगभग अब नहीं मिलेगा, किताब लगभग अब खत्म हो गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जो आपके पास बुक होगा उसी से सेट बना लीजिएगा, ज़्यादा हर बनाने की जरूरत नहीं है ना। जो पढ़ रहे हैं बस उसी को रिवीजन करते रहिएगा, और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। बिल्कुल होगा रिजल्ट, 100% हो जाएगा रिजल्ट, है ना। जो पीडीएफ दिए हैं एक बार उसको रिवीजन मार लीजिएगा, सारे पीडीएफ को, जो भी आपको एनसीईआरटी वाला दिया गया था वो सारे पीडीएफ को आपको जो नहीं लिए हैं वो भी ले लीजिएगा, मिल जाएगा आपको इसी नंबर पर 251 पे करके, है ना। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, और फिर मिलते हैं हम कल, है ना। और कल ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री हम लेकर के आएंगे। अब देखिए कल क्या होता है आप लोग का। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, एक लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो, नहीं लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपकी मर्जी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू।